मीडिया की भूमिका पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित। उदयपुर में बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों के उन्मूलन में मीडिया की भूमिका को सशक्त बनाने हेतु एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गायत्री सेवा संस्थान एवं इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। मुख्य वक्ता डॉ शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, ने बंधुआ श्रमिक उन्मूलन अधिनियम 1976 की जानकारी देते हुए मीडिया को पीड़ितों की पहचान, बचाव व पुनर्वास में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री गौरीकांत शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि मीडिया सामाजिक चेतना व नीतिगत बदलावों का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर राइस फैक्ट्री लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया तथा केस स्टडीज, संवाद व कानूनी सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को गहन जानकारी दी गई। था बाउंडेड लेबर एक्ट को लेकर अधिक से अधिक हम जनमानस को अवेयर कर पाएँ, तो आज उसी उपलक्ष्य में आज ये एक जिला स्तरीय कार्यशाला मीडिया साथियों के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 के साथ साथ और क्या क्या प्रावधान है, जिसमें हम कोई अगर बाउंडेड लेबर के मामले आते हैं उदयपुर जिले या आसपास या कहीं पर भी, तो उसको पहुँच बना सके, ऐसे कोई विक्टिम है, कोई पीड़ित है, उन लोगों को रेस्क्यू करवा के मुक्त करवा सके और सरकार के साथ मिलकर अधिक से अधिक जो पुनर्वास के अंदर कैसे उस परिवार को सहायता दिलवाई जा सकती है, ताकि नियोक्ताओं के मन में भय भी उत्पन्न हो, साथ ही साथ पीड़ित पक्ष को एक अच्छा एक पुनर्वास मिले। उन सब मुद्दों को लेकर आज मीडिया के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और ये आज की पूरी इस चर्चा के लिए हम जनसंपर्क एवं हमारा जो विभाग PRO डिपार्टमेंट उदयपुर और जिला प्रशासन का, IGM का और गायत्री सेवा संस्थान का आभार व्यक्त करते हैं। तो वो सब जो मिलाते हैं, ग्लोबल में जो इंडस्ट्री है ये इतना प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, तो ये गलत काम को इतने प्रॉफिट से इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कहा जा रहा है। इसलिए हमारे जो BNS के जो हमारे जो नया लॉ आए थे, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक ऑर्गेनाइज क्राइम कहा गया है। ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से इतने अच्छे तरह से चल रहा है, इसको ब्रेक करने की हमें जरूरत है। इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया के अंदर जो रीजंस होते हैं, जिस कारण होते हैं जिसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसको इंडिया स्पेंस के द्वारा एक रिसर्च किया गया था। उसके द्वारा बताया गया है कि फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम कराना सबसे ज्यादा है। तो इंडिया में जो ट्रैफिकिंग हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए हो रहे हैं? फोर्स लेबर के लिए। तो वही चीज हम लोग समझते हुए कि क्या है ये फोर्स लेबर, क्या जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों हो रहा है और उसमें जबरदस्ती क्या काम कराया जा रहा है, वही आज समझने की हम लोग की जरूरत है। ये NCRB का 22 का डेटा है। इसमें आप देखेंगे 21 से 22 तक देयर इज अ इंक्रीज, 2.8% का इंक्रीज है। तो क्राइम ग्रो हो रहा है। बट आपको यह भी बताना चाहूंगा, आपसे ही सवाल है कि सारे क्राइम रिपोर्ट होते हैं? तो ये जो रिपोर्ट ऑलरेडी इसमें ग्रोथ दिख रहा है, मैं ऑलरेडी आपको ये भी सोचना चाहता हूं कि आप सोचें कि क्या ये सारे क्राइम रिपोर्ट हुए हैं? तो क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, रिपोर्ट नहीं हो रहा है और देयर इज अ ग्रोथ इंडस्ट्री ग्लोबली। क्या है? पैसे कमाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। हमारे जो गवर्नमेंट ने 2016 में एक डिसीजन लिया था कि बाय 2030 1.8 करोड़ बॉन्डेड लेबर को हम लोग रिलीज कर देंगे, रिहैबिलिटेट कर देंगे और उनको करेंगे। बट अभी तक मैं समझ रही हूँ, मैंने पैसे लिए बैंक से, तो बैंक में मैं लोन नहीं चुका पा रहा, तो बैंक बोलेगा आके मेरे इधर काम करो, नहीं, राइट? तो हम लोग के पास स्वतंत्रता है कि मैंने जो उधार लिया है उसको मैं चुकाने का कोई और तरीका देख सकता हूं, कहीं और काम करके उसको चुका सकता हूं। बट हमारे केसेस में क्या होता है, बॉन्डेड लेबर के केसेस में उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया जाता है कि क्योंकि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, तुमको मेरे इधर ही काम करना है और कहीं पे नहीं काम कर सकते। हमारे गांव में जीना बहुत मुश्किल था साहब, कोई नौकरी शौकरी नहीं थी। एक दोस्त बोला एक धान के मिल में काम मिल सकता है। उसने बोला एक एजेंट है, उससे मिल लो, काम लगवा देगा। मैं गया उस ब्रोकर के पास। ब्रोकर ने मुझे काम समझाया, फिर पूछा कितना एडवांस लोगे। मैंने बोला साहब मुझे एडवांस तो नहीं चाहिए, बस रोज का पैसा मिलता रहे। पर वो बोला नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है साहब, 500 रुपये एडवांस दे दो, और मैं मिल में काम करने चला गया। पता ही नहीं चला 5 साल कब गुजर गए। पैसों का हिसाब खजांची रखते थे,
कितना पैसा बनता कितना नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। काम भी बहुत भारी था साहब। एक दिन के 150 10 आदमी मिलके 150 160 अनाज बोरी भरते। जब कोई पैसा मांगता खजानजी डांट देते, पैसों का हिसाब नहीं बताते। बस सुबह से रात तक काम ही काम। काम सुबह शुरू होता और अगले दिन सुबह तक चलता रहता, मतलब पूरे 22 घंटे। छुट्टी सिर्फ तब मिलती जब बिजली बंद हो जाता। हर दिन 2 घंटे बिजली नहीं आती, तभी थोड़ा आराम मिलता। इसी बीच मेरी बेटी पैदा हुई। वो 1 साल की हो गई और चलने भी लगी। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं मालिक के पास गया, बोला साहब बेटी बीमार है, थोड़े पैसे की मदद कर दो। मालिक बोला तेरी बेटी मर जाएगी क्या? मैंने बोला मालिक क्या आपकी बेटी होती तो आप ऐसा बोलते? मैं इतने साल से दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरे मेहनत का आप मुझे ये सिला दे रहे हो। ये सुनकर ब्रोकर बहुत गुस्सा हो गया। बोला ज्यादा बकबक मत कर, तेरी बेटी मर तो नहीं जाएगी, जाके अपना काम कर। मालिक से बोला उसे पैसे मत देना। उस दिन के बाद मेरा काम और मुश्किल कर दिया। मुझे बीच बीच में मारते पीटते गालियां देते, और ये सब इसलिए साहब कि मैंने बेटी के इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगे। उस दिन की शाम मेरी बेटी ठीक थी साहब। शुक्रवार और शनिवार को भी वो ठीक थी, लेकिन रविवार शाम को 7 बजे वो गुजर गई। मैंने मालिक से बोला मालिक मेरी बेटी गुजर गई है। मालिक बोला क्या वो कहाँ जाने वाला? के बॉन्डेड लेबर के एक्ट के एलिमेंट से कनेक्ट करके देखेंगे तो अभी भी आपको केसेस मिलेंगे। सर अभी जो सर ये पता कैसे पड़ा कि ये 500 रुपए ही एडवांस दिए गए थे? क्योंकि उनके स्टेटमेंट में आए थे जो बंधुआ मजदूर साहब, हाँ लेबर, ये लेबर के स्टेटमेंट्स है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी। कि मुझे 500 रुपए हाँ, ही दिए गए। जी एडवांस एक क्या बोलते हैं 500 भी हो सकता है, 5 लाख रुपए भी हो सकता है। हाँ, एडवांस दिया गया था। अच्छा, सर इस इसका केस को लेकर verification क्या वो हुआ था कार्रवाई हुई सारा? क्या फिर? जी सर, क्या हुआ था इस केस को लेकर पूरी? प्रॉब्लम क्या आ जाता है, ये केस आगे गया, कोर्ट में जाने के बाद एविडेंस में प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैंने कहा जो रेस्क्यू के दौरान जो जाते हैं एविडेंस बहुत वीक हो जाते हैं। तो आगे हम लोग और एक भी है, उस पोस्ट लंच से पहले एक और सेशन है, उसमें हम लोग बताएंगे। अभी जब हम बात कर रहे थे राष्ट्र के विभिन्न अलग अलग राज्यों की, तो ये बेहतरी अभी आप डेटा में भी आप देखोगे बहुत कम राज्य हैं। सरकार कहती है डिफरेंट एक्ट में, पॉलिसीज में कि हम लोगों को इनको लेकर अवेयरनेस करना चाहिए, लेकिन बाउंडेड लेबर पर इतनी खुली चर्चा जिला प्रशासन उदयपुर ने आयोजित करी है, तो निश्चित रूप से ये उसका एक जीता जागता उदाहरण भी है कि हम लोग चाहते हैं कि उस लेवल पर काम हो, जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे रिपोर्ट हो पाए। आपकी भी जानकारी में कोई ऐसा केस आता है तो निश्चित रूप से हम उस पर बात और काम कर सकते हैं। तो कुछ डेटा और कुछ बातें साझा करूंगा और अंत में हम लोग बात भी करेंगे कि क्या हो सकता है। में बात करें तो ये लगभग इन सारे ट्रेंड्स पर हम लोगों ने काम किया है और इस सब जगहों पर हम लोगों ने रेस्क्यू किए। तो उस आधार पे, उन अनुभव के आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर बाउंडेड लेबर की घटना की यदि बात की जाए, केसेस की बात की जाए, तो ये कुछ मुख्य ऐसी जगह हैं, स्थान है जहां पर बाउंडेड लेबर पाया जाता है। पहला है ब्रिकलिंग, जिनको हम ईंट भट्टों के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली मतलब 10 दिन पुरानी घटना है, हम लोगों ने भिलवाड़ा जिले में भी एक सूचना परिवेदना में प्राप्त हुई थी कि वो जो लोग थे उत्तर प्रदेश, बिहार के अन्य राज्य के थे और उन लोगों को ब्रिकलिंग्स में लंबे समय से रखा हुआ था ईंट भट्टों पर, और वो लोग घर में शादी जाना चाह रहे, जो भी साथी कह रहे थे पीछे से ऐसा होता है क्या। तो मैं आपको यही की घटना बता रहा हूँ कि वो अपने सलूम्बर से ट्रांसफर के कलेक्टर साहब वहां गए हैं, तो जब बातचीत हुई मालूम पड़ा उस केसेस पर इंटरवीन किया गया, उन परिवार को कुछ लोग स्वतः अपने हिसाब से भी गए, कई सारे मामले हैं। तो ईंट भट्टे कुछ समय पहले की बात करें, जब अपने आनंदी जी कलेक्टर हुआ करती थी, जब डॉक्टर टी शुभमंगला अंडर ट्रेनिंग एक IAS अधिकारी लगी, बहुत अच्छी एक्टिव थी, झाड़ू क्षेत्र में थी, तो उनका के काम में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये अपने उदयपुर में तो इस तरह के काम कम है, लेकिन अन्य राज्य के अन्य जिलों में इस तरह के वर्क भी देखे जाते हैं जिसमें बाउंडेड लेबर पाया जाता है। कारपेट वाले काम में भी बच्चे हैं, ये बहुत एक महीन काम होता है, बहुत लंबे समय तक इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो अजमेर और इस तरह के जो क्षेत्र हैं, जयपुर इनफैक्ट कुछ राजधानी, वहां पर भी कई सारे इस तरह के बच्चे और परिवार हैं जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। हैंडीक्राफ्ट निश्चित रूप से है। स्टोन, ये जो नागौर वाला जो क्षेत्र है अपना, जहां पर माइनिंग और स्टोन जो वर्क है, वहां पर बाउंडेड लेबर पूरे परिवार भी है, बच्चे भी हैं, जहां बाउंडेड लेबर हम लोग इजीली देख सकते हैं। एग्रीकल्चर
जैसा अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया था, जॉन जी चूंकि उस तरफ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक मच्छी और उसका उदाहरण दिया था कि एक बहुत बड़ी नेट दी जाती है, जाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई जो आप मछली पकड़ोगे वो मछली हमको ही दोगी। तो अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अपने यहाँ बीटी कॉटन काफी मशहूर है। पहले ये बच्चे, छोटे बच्चे और परिवारों को बीटी कॉटन में ले जाया जाता था गुजरात की तरफ। अब कल्चर चेंज हुआ है। मैं कुछ समय पहले कोटड़ा का एक यात्रा कर रहा था, मैंने देखा कि जो बच्चे पहले बीटी कॉटन में बाहर जाया करते थे होंगे, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, उस मंदिर आने से पहले एक पूरा एक बहुत बड़ा एक एरिया है, उस एरिया कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोग अन्य राज्य के भी हैं और कुछ राजस्थान के भी। तो सरकार ने बहुत गंभीरता से उस पर काम भी किया, उसमें हम लोगों ने 3 से 4 रेड पर कम किया गया है। लेकिन एक ये भी एक कोना है, टोंक का एक विशेष रूप से गांव है, एक क्षेत्र है जहां पर इस तरह की एक्टिविटी मिलती है। उदयपुर में ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं आई। कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटीज की कई सारी घटनाएं और हम लोग आए दिन छापा कार्रवाई सुनते हैं, लेकिन बाउंडेड लेबर बना के इस तरह से एक्टिविटी करवाई जा रही हो, ऐसी कोई घटना मुझे उदयपुर जिले में अभी तक सुनने को शायद नहीं मिली। कि ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैंने आपने प्लान कर लिया है, बस अभी सभी साथी से निवेदन करेंगे तो आप लोग पधार जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज उदयपुर का करीब करीब सारा मीडिया यहाँ पर उपस्थित है और इसकी बारीकियां अगर हमें नहीं पता तो हम उस खबर पर कोई स्टोरी ढंग से नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नहीं है पर से आप बता देंगे फौरी तौर पर, जैसा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो एक चलता हुआ जो स्टोरी होती है वो हो जाती है, लेकिन वो पत्रकार का असली जो मापदंड है उस पर खरी नहीं उतरेगी पत्रकारिता के। तो आज इस बंधुआ मजदूर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पर जिस तरह से आपके सामने फैक्ट्स रखे गए, वस्तु स्थिति रखी गई, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में जो जानकारियां दी गई है, इसको आपने ध्यान से सुना है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी आप स्टोरी इससे रिलेटेड करेंगे, इन फैक्ट्स को ध्यान में रखें और भी उससे ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा। मेरे घर में भी बचपन में मैंने हाली देखा है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे पंड्या जी ने कहा कि हाली में ऐसे हाली भी होते हैं जो बंधुआ मजदूर की श्रेणी में नहीं आते। तो मुझे लगता है मेरे घर में जो था वो उस श्रेणी में नहीं था। मुल्ले रहते थे, हम उनको एक तरह से रेस्पेक्ट देते थे, बड़े की तरह, सदस्य की तरह रहते थे। हम उनको खाना अपने हाथों से खाना रखते थे, थाली ले जा करके कि भाई आप लीजिए। तो हालांकि वो प्रचलन में थोड़ा सा वो अलग बैठ करके खाते थे, लेकिन हम खुद परोसते थे, ये मैंने अपने हाथों से किया हुआ है। तो मुझे ध्यान है। तो हाली, अब वो हाली वैसे देखे नहीं जाते हैं क्योंकि अब समय बदल चुका है और ये धीरे धीरे जो समय बदला है उसमें आप जैसे लोगों का जो एक अथक मेहनत है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। क्योंकि आप जैसे लोगों ने और आपसे पहले जिन लोगों ने इस विषय पर काम किया है, उन्होंने इस समय के साथ उस परिवर्तन को लाया है समाज में और जागृति भी आई है। दुखद विषय यह भी है कि आर्थिक युग है, इसलिए उसका परिवर्तन जरूर बदल गया है। जैसे आप बता, ईंट भट्टों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहां जा रहे हैं तो ये मकानों के काम चलते हैं, वहां पर मार्बल घिसाई का काम करते हैं। उनमें भी बंधुआ मजदूरी के लोग मैंने देखे हैं। मैं क्योंकि गांव से आता हूं तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10-15 के बच्चों की एक टोली ले जा रहे हैं, यंग जो लड़के हो गए उनको लेके जा रहे हैं और वहां पर उनको 2-2 साल तक वापस आने नहीं दिया जा रहा है। घर वालों को सिर्फ पैसे भेज दिए जाते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता है। त्योहार है तो भी नहीं, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो भी नहीं आने दिया जाता है। काम पहले करना है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उनमें दिन रात वो काम कर रहे हैं, अपना कुछ झोंके हुए हैं। तो इस तरह की चीजें समय के साथ उसका परिवर्तन बदला है। तो उसके जो इसको खत्म करना है इस चीज को, उसके लिए तरीकों में भी बदलाव चाहिए और समय के साथ कानूनों में भी बदलाव हुआ है। तो ये सारी जानकारियां आज जिस तरह से आप सबको मिली है कि हाँ ऐसा कोई केसेस होता है तो खेमराज जी हमारे बीच में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। वो कौन है, कहाँ के हैं, क्या हुआ उनके साथ में, कैसी स्थिति थी। सबसे पहले मैं अपना जो परिचय मैं पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? सर मैं रेलमगरा तहसील और गांव पचमधा में रहने वाला हूँ। सर मैं बिल्कुल गरीब आदमी, मैं हुआ हुआ मेरी माँ गुजरी, मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं गया था और 40,000 रुपया पट्टे वाले से लेके आया मैं। फिर बाद में मैं वहीं पे चला गया, तो मैंने वहाँ पर काम किया 4 साल तक। 4 साल तक काम करते हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक।
तो मैं परेशान हो गया। और वो 8 महीने से 8 महीना मतलब सर्दी और गर्मी में इन्वर्टर का काम चलता है। तो 8 महीने में हिसाब करता, फिर भी वो बोलता है मैं तो तुम्हारा पैसे मांग रहा हूँ। मैं, मेरी बच्ची और मेरी बीवी तीनों काम करते थे। वहां पर काम किया मतलब 4 साल तक, तो फिर भी वो पैसा मेरा नहीं उतरा सर। किसी को पता चला कि वो आदमी वहां पर फंसा हुआ है। तो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब आए थे और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे और उनके साथ और कोई लोग थे, तो मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं। और राजसमंद ले गए वहां पे सबको, मेरे बच्चे को, बीवी बच्चे सबको डाल के गाड़ी में डाल के और राजसमंद ले गए। राजसमंद ले जाके मेरे को सर ने वो बोले क्या बोला है, क्या बोलते हैं, बंधुआ मधु परमा को वे मिला और गाड़ी के साथ मेरे को घर पे छोड़ दिया। 2 गाड़ियां आई थी आगे पीछे, मेरे को घर पे छोड़ के आए थे। बाद में मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं था, तो सर ने खाने के लिए जो 2-4-5 दिन के लिए मेरे को खिलाया। वहां पर मेरा मकान, छोटी सी झुंपड़ी है मेरे गांव में, मकान भी नहीं था। वहां आया और 15-20 दिन के बाद में मेरे को 20,000 रुपये मिले। 20,000 रुपये मिले सर। इससे मैं धीरे धीरे हमारी खेती बाड़ी में चालू हो गया था। धीरे धीरे फिर बाद में 75,000 रुपये डाले सरकार, 75,000 रुपये डाले और बहुत दुखी था और वो पैसा नहीं उतरा था, इसीलिए साहब ने मेरी हेल्प की सर। और फिर बाद में मेरे मकान रहने के लिए नहीं था, तो ये बोले प्रधानमंत्री आवास योजना है। उनको फिर से उसी चीज में धकेल के ना लेके आ सके, तो मुक्ति प्रमाण पत्र गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दिया जाता है।